फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। पहले के लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 में कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में लेक्चर 4 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बिना समय बिताए हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू द एरिया। तो यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और ये एरिया इस तरह लिया हुआ है। इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लाइंस है। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको हम लोग ऐसे कर दिए। देखिए, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन में लिए हुए हैं इसको ऐसे कर दिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड पास कर रहा है इस एरिया से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? तो एरिया वेक्टर क्या होगा? जैसे ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये इसका एरिया वेक्टर है। यदि ये ऐसे रख दिए तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो। तो यदि एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, यदि ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो उस एरिया वेक्टर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो एरिया वेक्टर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर है। ये एरिया है सरफेस से, इसका एरिया वेक्टर इधर है। यहाँ से ये लाइन फील्ड लाइन से पास कराती है, फ्लक्स ये होगा। इसको नॉर्मली ये पास कर रहा है। अब जैसे ये है और इसको हम कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे ये क्या है? इसके एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई डॉट डी ए स्केलर प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगा। तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेट करेंगे, डी ए का एरिया कितना हो जाएगा? ए आ जाएगा, और इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर कितना? इस एरिया वेक्टर का इधर की ओर कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा। तो ए इंटू ए कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन करके और ये जो सिंबल लगाए हैं ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको देखिए, न्यूटन पर कूलम, मीटर को मीटर इंटू मीटर लिख दिए, और न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे देखिए आगे, तो जूल पर कूलम को वोल्ट लिख दिए, और ये मीटर, यानी वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी बोला जा सकता है। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वोल्ट इंटू मीटर इज द ऑल्सो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए, अभी यही बात कर रहे थे। यहाँ पे सपोज दैट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका ये अभी जो एरिया ले रहे हैं ये ऐसे रेक्टेंगल ली।
तो इससे देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर की ओर ही है और इसी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा, ये टोटल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो कॉस एंगल का वैल्यू क्या हो गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल का वैल्यू 0, तो E इंटू ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ऐसे था और इसको हम रख दिए ऐसे, इसको ऐसे रख दिए, इसको ऐसे रखे हुए, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और एरिया वेक्टर इसका ये हुआ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ऐसे रख दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको ऐसे रख दिए, इससे कुछ इस एरिया वेक्टर से कुछ भी पास नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ये जो थर्ड कंडीशन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसको हम लोग ऐसे रख दिए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर हो गया, इसका एरिया वेक्टर हुआ, इसका एरिया वेक्टर हुआ इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की ओर, दोनों के बीच का एंगल 180, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, माइनस E इंटू ए हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया माइनस E इंटू ए हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव और में भी 0, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये हम इससे पहले भी लिखे थे, ये होता है सरफेस और ये क्लोज सरफेस, और ये होता है एस मतलब सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, En.ds मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इनटू सरफेस एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस, दैट इज कॉल्ड टोटल नॉर्मल फ्लक्स, इसी को टोटल नॉर्मल फ्लक्स कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का हो गया mL/T⁻², चार्ज का हो गया IT और एरिया का हो गया L⁻²। इसको सोल्व किए, mL⁻³ T⁻³ और I⁻⁻1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और एरिया गिवन था, उसके बीच हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे। अब आपको नहीं देगा, जैसे ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस था, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, अब बोलेगा कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो अब इसको हम लोग उस मेथड से E इंटू ए कॉस थीटा से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए, कूलम्ब्स लॉ के बाद गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के मेथड से क्लोज सरफेस पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई E मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज Q इनसाइड द सरफेस इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस पे कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड किए, वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और ये सरफेस क्लोज कैसा भी शेप का हो सकता है, किसी भी तरह का शेप, मतलब ये इस तरह का शेप है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दी और इसमें टोटल चार्ज है, उसको Q/ε0 से डिवाइड कर दीजिए, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये किसने कहा, गॉस लॉ ने कहा। Q इन इनक्लोज चार्ज, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री, ये मीडियम भी हो सकता है। प्रूफ इसका Q/ε0 टाइम्स हम लोग निकालेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। कंसिडर एन आइसोलेटेड चार्ज Q, ये आइसोलेटेड चार्ज Q है, मतलब बिल्कुल अलग चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज Q है। सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ, ये सेंटर है, सेंटर पे ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, इफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। ये Q चार्ज यहाँ पे रखें, सपोज दैट ये हमारे पास Q चार्ज है और इसके चारों तरफ ऐसे क्लोज किए, ये क्लोज हो गया, अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जो मुट्ठी बनाया, ये जो है अंदर, ये जो है शेप, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर का शेप है। जैसे एक बॉल लिए और बॉल के अंदर जैसे एक बैलून लिए, अब बैलून के अंदर कोई चार्ज डाल दें, उसको फूंक दिया तो क्या हो गया, स्फीयर हो गया, तो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो हम लोग
किसी भी तरह का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन एज ए कन्वेंशंस हम लोग लेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को प्रूफ आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक स्फीयर रख दें, जैसे ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज्ड हो गया। इससे इसका ये रेडियस हुआ, इसका ये रेडियस हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। एक स्मॉलेस्ट एरिया कट कर दिए, ds एरिया कट किए, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर की ओर। क्यू चार्ज से जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज इसको ट्रीट करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस एस डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट कॉस जीरो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो ई इंटू डी एस, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया भैया। अब देखो ध्यान से, क्लियरली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाई सी इक्वल टू ये सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई, इसी को क्या किए हम लोग, इंटीग्रेट किए। तो ये स्मॉल एरिया के लिए था, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई तो क्या हो गया कांस्टेंट, डॉट डी एस एस, और दोनों के बीच का एंगल था, तो ये क्या हो गया, एस सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई सी इक्वल टू, तो टोटल चार्ज है कितना, क्यू था इनसाइड, अभी देखे थे टोटल चार्ज कितना था, क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू, तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ के थ्रू क्यू इक्वल टू कितना हो जाए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक ये होगा, तो क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई का वैल्यू पॉइंट चार्ज के थ्रू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर, ये 4 पाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यही हमारा क्या है, गॉस लॉ है, यही हमारा गॉस लॉ है। तो क्लोज सरफेस क्यू अपॉन, ये परमिटिविटी हो गया, ये एयर का है, ये मीडियम का है, ये रख दिया हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। अब देखिए, थ्रू गॉस लॉ हैज़ बीन प्रूव्ड फॉर स्फीयर, इट इज़ ट्रू फॉर एनी शेप, किसी तरह का भी शेप हो सकता है। जैसे ये चार्ज है, इसको क्लोज कर दिया, और ये शेप कैसा आपको पता नहीं, इसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इस चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए, ये किसी कौन सा शेप है हमको पता नहीं, इसके अंदर क्या है, क्यू चार्ज है, तो इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी तरह के शेप के लिए वैलिड है। बिकॉज ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस डज नॉट अपियर इन द गॉस लॉ, क्या ये गॉस लॉ में शेप अपियर हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए इसका शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। फॉर ओपन सरफेस, मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सरफेस ओपन है, ई डॉट डी एस चलेंगे। फॉर एनी क्लोज सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस है ये ओपन सरफेस के लिए, ये क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, और ये किसके लिए है, गॉस लॉ के लिए। ये तो फॉर्मूला हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या हो गया, गॉस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि के का वैल्यू यूज करें तो 4 पाई के क्यू नेट भी ले सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू जो, तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई के हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी के इनसाइड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इनसाइड एंड क्लोज सरफेस, मतलब यहाँ पे ये चार्ज है और बाहर के बीच का कितना डिस्टेंस है, चार्ज कहाँ रखा है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। इनकमिंग फ्लक्स को, मतलब कि ये हमारे पास क्या है,
एक शेप था, तो इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। जैसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इंटर किया तो इनकमिंग फ्लक्स हुआ और यहाँ से बाहर निकला तो आउटगोइंग फ्लक्स। तो इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव मानेंगे और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव मानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस का क्या रूल है? तो गॉसियन सरफेस हो जो चार्ज को क्लोज करता, उसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज 0 है, डज नॉट इम्प्लाइज कि इलेक्ट्रिक, यदि गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं 100% है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 0 है तब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टेटमेंट में देगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एनी गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज। मान लीजिए कि ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, यहाँ पे चार्ज है, ये क्लोज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और किसी कहीं इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी निकाला जा सकता है। ठीक है, गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर इक्विवेलेंट इफ वी एज्यूम कूलम्ब्स लॉ कैन बी प्रूव्ड गॉस लॉ एंड वाइस वर्सा। गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ प्रूव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, फिर से जो अभी जो कुछ देर पहले था उसी टाइप का है। ये इनक्लोज चार्ज, ये चार्ज है और इस चार्ज को क्लोज कर दें, ये गॉसियन सरफेस, ये हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये, इसको क्लोज कर दिया गया। इसका एक स्मॉल एरिया कट कर दिए ds और इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन k/r² और वेक्टर के फॉर्म में k/q/r³ आर वेक्टर। तो ये क्या है? 1/4πε k है, तो 1/4πε r की आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E.ds फाई इक्वल टू, तो k, ये k क्या है? ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4πε r³ q r वेक्टर इंटू ds। हेयर आर वेक्टर एंड ds आर द सेम डायरेक्शन। आर वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर ये है और ds क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री तो कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/4πε r यहाँ से क्या हो गया? नीचे घट गया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया, ये ds और इसका सरफेस एरिया 4πr² q/ε0 आ गया। कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ हो गया, इट बिकम्स गॉस लॉ फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसी से ये क्या आ गया? उसी से हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ शेप बना रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करेंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है और यहाँ पे कोई सरफेस है। अब पूछेगा कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, तो इसके थ्रू कुछ पास नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। देखिए ये इसके थ्रू कुछ नहीं पास कर रहा, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यहाँ पे इस तरह का शेप रख दिए। पूछेगा इसके थ्रू फ्लक्स क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अभी बताए थे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा और यदि फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, ये इस तरह का शेप है और इसमें चार्ज रखा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से Q=ε0। किसी तरह का शेप हो, फाई इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए ये एक सीट था और ये Q है और इसको हम लोग क्लोज कर दिए स्फीयर से। इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें यहाँ पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको भी क्लोज कर दिया गया, अब इसके भी थ्रू पूछेगा तो Q/ε0, बस सिंपल। इस तरह का सेल, इसको सिलेंडर रख दिए, जैसे इसको सिलेंडर रख दिए तो सिलेंडर रख दिए, ये कवर हो गया, तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? Q/ε0, इसके थ्रू भी Q/ε0। शेप चेंज कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। क्यों? इनक्लोज चार्ज चेंज नहीं कर रहा, गॉसियन सरफेस चेंज कर रहा है, लेकिन
इनक्लोज चार्ज चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि गॉस लॉ के जो प्रूफ किए थे उसमें सरफेस नहीं आया है। तो सरफेस कैसा भी हो, कहीं भी रखा हो, कोई मैटर नहीं है। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4-5 फिगर से हम लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड क्लोज सरफेस। कैसा शेप है, उस क्लोज सरफेस कैसा है, उससे उसको कोई मैटर नहीं करता। नोट, इन केस ऑफ क्लोज सिमेट्रिकल बॉडी विथ चार्ज एट द सेंटर क्यू। कोई सिमेट्रिकल बॉडी है और उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। जैसे ये एक स्फीयर है और एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ, और पूछेगा हाफ पोर्शन से, इतना पोर्शन से पूछेगा, इतना पोर्शन से हाफ में, तो क्या होगा, क्यू अपॉन 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 से डिवाइड कर दें, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। एंड द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज़ एन आइडेंटिकल फेस है, एन आइडेंटिकल फेस। इसमें क्या है, 2 फेस था, तो एक फेस के लिए पूछेगा तो क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई 2, एन सिमेट्रिकल फेस है तो एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सो फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, सो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस विल बी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई ईच फेस, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एन एच प्रत्येक फेस के लिए आएगा। आगे के लास्ट में एक पेज में हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक, अब इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। गॉस लॉ का एप्लीकेशन पे आप काम करेंगे। गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन, उस पर चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। इससे पहले वाला क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के थ्रू निकाला हुआ था, लेकिन वहाँ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था। वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से एलिमेंट लेकर हम लोग काम कर लिए थे। यहाँ पे देखिए, ये लाइन चार्ज है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये लाइन चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इसको एक सिलेंडर लिए और ऐसे कवर कर दी। अब ये दिखाई नहीं देना चाहिए, क्लोज सरफेस हो, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। अब ये दिखाई नहीं दिया, तो थिन इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पर चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, क्यू बाई एल। हेयर गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल, गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंड्रिकल है। हैज़ 3 सरफेस, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ। जरा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ। ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है, तो यहाँ से ये सिलेंड्रिकल शेप ऐसे ढक दिए, सिलेंड्रिकल शेप ऐसे ढक दिए। इसमें कितना फेस है, 3 फेस, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, और एक फेस नीचे वाला है, 3 फेस वही इसमें दिखाया हुआ है। तो एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, और एक कर्व सरफेस है। तीन सरफेस है इस पर, बात को समझिएगा। 3 एरिया वेक्टर होगा, एक एरिया वेक्टर इधर हुआ, एक एरिया वेक्टर इधर हुआ, और एक एरिया वेक्टर इसके कर्व सरफेस के अलॉन्ग होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर उधर चारों तरफ निकलेगा, पर नीचे नहीं होगा, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे चारों तरफ निकलेगा। तो वही कह रहा है 3 सरफेसेस है, 2 प्लेन सरफेस, नीचे वाला को 2, ऊपर नीचे जो प्लेन सरफेस उसको प्लेन सरफेस कहेंगे, और एक ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये वाला को कर्व सरफेस बोलते हैं। तो ये क्या है, कर्व सरफेस, 1 कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इक्वल होगा। आर डायरेक्टेड नॉर्मली टू द आउटवर्ड एट एवरी पॉइंट, ये इस तरह निकले एवरी पॉइंट पे, ऐसे इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस S3 इफ द वायर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इन दोनों जो कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, और इसके क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से। सपोज दैट φ1 एंड φ2 और φ3 विद द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द S1, S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। तो φ1 क्या है, S1 फ्लक्स, तो E डॉट ds जो प्लेन सरफेस है, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे देखो, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। φ2 के लिए नीचे वाला वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री 0,
और ये कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर और एरिया वेक्टर भी इधर की ओर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो E इंटू एस, तो टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो यानी φ1 का वैल्यू 0, φ2 का वैल्यू 0, E इंटू एस, द टोटल फ्लक्स E इंटू एस। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर, ये गॉस थ्योरम से और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला से, तो ए इंटू एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया, तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा 2πr_l, तो 2e इंटू 2πr_l। तो ये लाइन चार्ज था, लाइन चार्ज यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एप्सिलॉन, तो E का वैल्यू आ गया लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के थ्रू, ऐसे कोई इन्फिनाइट वायर होता नहीं है, जो होगा रियल ही होगा, इन्फिनाइट वाला अनडिफाइंड होता है, तो ऐसा बोला गया है, लेकिन हम लोग इन्फिनाइट कुछ होता नहीं। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो हम ये लिए थे और इसको ग्लास से जो ढके थे सिलेंडर से, वही ये लेंथ एल दिया हुआ। इन्फिनाइट लेंथ तो लेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ होता ही नहीं है, रियल वैल्यू होता ही नहीं है इन्फिनाइट। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज लैम्डा इंटू एल, और कर्व सरफेस एरिया 2πr सिलेंडर का ही होगा। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन। लाइन से क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास पोजीशन, तो यहाँ से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2πε0 r है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/r से डिक्रीज़ करेगा। तो जैसे इसे ये डिक्रीज़ कर रहा, और जितना नज़दीक होगा वो मैक्सिमम होगा। ये एप्लीकेशन हुआ गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। जैसे प्लेन शीट है, तो ये हमारे पास देखिए एक प्लेन शीट लिए, इस तरह हमारे पास एक प्लेन बना है, एक सरफेस शीट बना है, ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, ठीक है, ये प्लेन शीट है हमारे पास। और इस प्लेन शीट पे जो चार्ज होगा, क्या कह रहा है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब चार्ज सरफेस पे नहीं होगा। जैसे ये प्लेन शीट है तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा और यहाँ पे चार्ज, इसके इनसाइड चार्ज होगा। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझिएगा, नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज है लेकिन सरफेस पे चार्ज नहीं है, समझ में बात, वो सरफेस पे चार्ज नहीं है, इनसाइड चार्ज है। तो ये क्या आ गया, कंसिडर ए प्लेट थिन शीट, ये थिन शीट ए बी बनाया हुआ, इनफाइनाइट इन साइज विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब इनसाइड में चार्ज, इनसाइड में बोला, सरफेस पे नहीं बोला है। सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे देखिए एक स्मॉलेस्ट एरिया कट किए और ये सिलेंडर ले लिए, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस हुआ। दो सरफेस एरिया, तीन सरफेस एरिया, एक ये प्लेन, ये S2, और ये क्या हो गया, कर्व। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर क्यों होगा, पिछले वाला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इस तरह था, इस तरह था, और ये प्लेट शीट है, तो इस पे जो चार्ज है यहाँ पे चार्ज भरा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, इस तरह होगा, ये एक बार ऐसे होगा और एक बार ऐसे होगा। तो तीन सरफेस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds फर्स्ट सरफेस, E.ds ड्यू टू सेकेंड सरफेस, E.ds इंटू ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो थर्ड सरफेस हमारा ये, फर्स्ट सरफेस, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, A इंटू कॉस 0, A इंटू कॉस 0, और इसके थर्ड के थ्रू गया कॉस 90 हुआ। अब देखिए ध्यान से, तो टोटल फ्लक्स A इंटू एस प्लस A इंटू एस 0, तो गॉस थ्योरम से A इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट 2ES, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन शीट है, थिन प्लेन शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, वेरी नहीं करेगा, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है
ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सीट। मान लीजिए ये हमारे पास सीट है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका विजुअलाइजेशन देखिए, ये सीट है तो इसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। और इसका जो विजुअलाइजेशन साइड व्यू करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, इससे ये बाहर निकल रहा है, तो कहीं भी जाए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निगेटिवली चार्ज प्लेन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से, इसका साइड भी कीजिएगा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिए नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा छूट गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट है। अब कंडक्टिंग प्लेन शीट है, अब यह हमारे पास जो प्लेन शीट था तो कंडक्टिंग बोल रहा, मतलब चार्ज यहाँ पे होगा और चार्ज यहाँ पे होगा, बीच में चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर है, कंडक्टर बोल सकता है या कंडक्टिंग बोल सकता है। तो चार्ज यहाँ पे है इस प्लेट पे और इस फेस पे, बीच में चार्ज नहीं है। इससे पहले बीच में चार्ज था, फेस पे नहीं था, अब फेस पे चार्ज आ चुका है। कंडक्टिंग बोल रहा है मतलब फेस पे चार्ज, कंडक्टर भी बोलेगा मतलब कहाँ चार्ज आया हुआ है, फेस पे आया हुआ। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ सरफेस नॉट चार्ज इनसाइड द प्लेट, बोथ फेस पे रहेगा इनसाइड पे नहीं रहेगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड गॉसियन सरफेस ओनली थ्रू द प्लेन सरफेस। ये जो कर्व गॉसियन सरफेस के थ्रू बनेगा उससे 90 डिग्री से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, EDS, तो एक ही तो एरिया लेंगे, A/DS इसके थ्रू और एक इसके थ्रू, एक इसके थ्रू, एक एरिया वेक्टर इधर हुआ और एक एरिया वेक्टर इधर हुआ। तो दो सरफेस के लिए आ गया A/S, तो टोटल फ्लक्स A/S प्लस A/S। टोटल चार्ज है क्या, दो फेस है, तो सिग्मा इंटू S यहाँ पे भी होगा और सिग्मा इंटू S यहाँ पे भी होगा। तो टोटल चार्ज सिग्मा इंटू S होगा, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डिवाइडेड चार्ज आ गया और 2 से मल्टीप्लाई, दो फेस है। पिछले केस में ये नहीं हुआ था, ये तो हुआ था लेकिन ये नहीं हुआ था, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। तो 2 इंटू सिग्मा इंटू S ये होगा कि दो फेस पे चार्ज है, दो फेस पे चार्ज है। तो 2 इंटू सिग्मा इंटू S बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन शीट को कंडक्टिंग प्लेन शीट बोलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट बोलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट शीट ट्वाइस द फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ नॉन, उसका क्या है, जस्ट दोगुना है। वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जस्ट डबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और चार्ज देखिए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल बोलेगा मतलब बीच में हॉलो है, और यदि सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर बोला तो दोनों का सेम ही चीज़ होता है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल बोले या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर बोले, दोनों में का जो कॉन्सेप्ट है सेम ही रहेगा। ये देखिए ये हमारे पास स्फेयर है, ये हमारे पास स्फेयर है, ये देखिए ये हमारे पास स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर है। चार्ज इसका इसके फेस पे आया हुआ, इसके फेस पे चार्ज आया हुआ, इसके फेस पे चार्ज आया हुआ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। कंडक्टिंग बोल रहा है, इसके यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। सेल भी रहे तो यहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 3 पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ निकाला जा सकता है, इसका सरफेस पे और इनसाइड पे 3 पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, तो इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, और यहाँ से सेंटर से इसके R डिस्टेंस स्मॉलर लिए, वेयर R इक्वल टू कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। एक पॉइंट पे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, हेयर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आउटसाइड चला गया, तो आउटसाइड पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे चार्ज सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज सेंटर पे लेंगे और KQ/R² कर देंगे। तो E.ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ई डॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ये बाय द डेफिनेशन और ये बाय द गॉस लॉ। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ड्यू टू बाय डेफिनेशन, ये गॉस लॉ। तो ई इंटू एस दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस लेंगे, ये वाला सरफेस एरिया, ये नहीं लेंगे, ये गॉसियन सरफेस एरिया। बात को समझिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है, सरफेस पे, सॉरी सरफेस पे है। समझ में आया? ये वाला एरिया नहीं लेना, स्मॉल ये कैपिटल आर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ये एरिया यूज़ करेंगे। गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर आर इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर। ये सेंटर के बाहर, स्फेरिकल सेल के सरफेस से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ये स्फेयर है, सेल है, सेल के सरफेस पे निकालना है। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इक्वल टू आर, स्मॉल इज द पोजीशन वेक्टर, रेडियस नहीं है स्मॉल आर, स्मॉल इज द पोजीशन वेक्टर। लेकिन तो सरफेस की बात करें दोनों इक्वल होगा। ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय द गॉस लॉ। 4 पाई यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, सरफेस पे निकल गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड द स्फीयर और सेल, ये स्फीयर है, इसके इनसाइड पे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। ये देखिए रेड कलर से ये गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, यहाँ से ये रेड कलर से ये गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। और इसके यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, ई डॉट डी एस बाई द डिफिनेशन, ई इनक्लोज बाई एप्सिलॉन बाई द गॉस लॉ। तो ई इंटू एस, और इनक्लोज चार्ज क्या है, चार्ज है ही नहीं, टोटल चार्ज उसको सरफेस पे है, तो इसके थ्रू क्या हो गया, जीरो। तो स्फेरिकल सेल बोल दे, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दे, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दे, तो सेम कॉन्सेप्ट है। इनसाइड क्या हो गया, चार्ज जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर सेल या स्फीयर इज क्या होगा, जीरो होगा। इनसाइड चार्ज क्या है, जीरो है। प्लॉट द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन फ्रॉम द सेंटर। तो ये देखिए ध्यान से, ये सेंटर है, तो यहाँ से जब बाहर की ओर जा रहा था तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ से तो ऐसे वेरी करेगा, सरफेस पे ये मैक्सिमम हुआ, और जैसे ही सरफेस के इन साइड गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। सरफेस से सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, और सरफेस से बाहर तक 1 अपॉन आर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा था। 1 अपॉन आर स्क्वायर से, देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये वेरिएशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। अभी हम लोग जो इससे पहले किए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर था या स्फेरिकल सेल था, किसी भी पॉइंट पे निकाले थे, बाहर निकाले थे, सरफेस पे निकाले थे और इनसाइड पे निकाले थे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इन साइड पे निकालने के यहाँ पे करा, लेकिन हम लोग हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी निकालिएगा जहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए, आउटसाइड गए, टोटल चार्ज तो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये रो हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए मतलब आउटसाइड द स्फीयर, तो टोटल चार्ज सेंटर पे ही मान के हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर करेंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर ये स्मॉलर रेडियस नहीं है, स्मॉल इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर। और ये लिया हुआ है गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस लिया हुआ, ये है 1/r स्क्वायर। टोटल चार्ज कंसिडर एट द सेंटर। सरफेस पे भी सेम चीज़ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी और सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी स्मॉलर इक्वल टू के पोजीशन वेक्टर कर दिए रेडियस के बराबर, तो ये भी चलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन इन साइड पे कहानी चेंज होगा, इसका इन साइड पे कहानी चेंज हो जाएगा, समझिएगा बात को, इन साइड पे कहानी चेंज हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर सी पॉइंट एज शोन इन द फिगर। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास इनसाइड यहाँ गॉसियन सरफेस लिए, ये गॉसियन सरफेस लिए यहाँ पे, और यहाँ से जो रेडियस लिए ये स्मॉलर इसका रेडियस लिए, ये तो कैपिटल रेडियस बिगर स्फीयर का है, ये लिए, ये गॉसियन सरफेस लिए। अब यहाँ पे देखिए E डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एस क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना होगा, तो चार्ज टोटल चार्ज तो लेगा नहीं क्योंकि गॉसियन सरफेस के इनसाइड चले गए हैं, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस का डेंसिटी क्या था, स्मॉलर था, वह स्मॉलर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड ये चार्ज निकल गया। चार्ज डेंसिटी को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये चार्ज निकल जाएगा। तो ए इंटू एस क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया कितना होगा, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और रो इज द डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हुआ, तो रो इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर। ये r इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ये देखिए, तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन का कर्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब इनसाइड चार्ज उसका डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस पे नहीं था। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेंटर पे क्या होगा, 0। ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हुआ। यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ से 1/r² से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन वेक्टर इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है ये, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कर्व बता रहे हैं बार बार क्वेश्चन में राइज होता है, नीट और जेई में दोनों में होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम। अर्ली मॉडल मतलब पहले जो एटम का जो मॉडल था उसमें ये कहा गया था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले यही कहा गया था, बोर्ड्स मॉडल से पहले यही कहा गया था कि टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस अर्ली मॉडल जो एटम का जो अर्ली मॉडल है उसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है आप, लेकिन ये बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन जेई में नीट में पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ खास है नहीं, वही चीज़ कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास। देखिए, एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज हैज़ Z प्लस एंड सराउंडेड बाई Z इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टोटल चार्ज माइनस ZE। मतलब ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और थ्रू आउट नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन बोर्ड्स मॉडल अलग कहानी कहता है। बोर्ड्स मॉडल क्या है कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अर्ली मॉडल ऐसा नहीं था। तो उसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया कि ऐसा कॉन्सेप्ट है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। टोटल चार्ज इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लिखा हुआ है। रो इज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन का वो डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। देन टोटल चार्ज कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो अब प्लस ZE। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, -3 ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का ये डेंसिटी है। इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड चले गए। S1 इज द गॉसियन सरफेस, S1 यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस ट्रीट किए, जैसे हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में किए थे। और आउटसाइड तो क्या देखेंगे बताएंगे। तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम को इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनसाइड क्या निकल जाएगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो गॉसियन सरफेस इनसाइड S1 हैज़ शोन इन द फिगर। तो रेडियस उसका क्या है, R1। तो इनक्लोज चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, तो ये तो क्या है, न्यूक्लियस में है प्लस ZE। और ये क्या है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हुआ और ये चार्ज डेंसिटी है।
और चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में ये दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो जेड ई इंटू 1 माइनस R1 का क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इज द रेडियस ऑफ एटम, R1 इज द गॉसियन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब ये टोटल चार्ज निकल गया, इनक्लोज चार्ज का वैल्यू निकल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन E डॉट डी एस बाई द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो E इंटू 4πr², चार्ज इनक्लोज जेड ई बाई 1 माइनस R1 का क्यू अपॉन आर क्यू, ये आ गया बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू जेड ही क्या कर दिए, कॉमन लिए हुए हैं, जेड ही कॉमन लिए हुए हैं, और यहाँ से ये 4πr² इधर से आ गया। तो जेड ई बाई 4π ये बाहर निकल गया और 1/r1², और यहाँ पे r1² ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1/r3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अर्ली मॉडल ऑफ एटम। इनसाइड द एटम की बात किया जा रहा, आउटसाइड के एटम की बात कीजिएगा। जिस तरह हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे सपोज दैट ये हमारे पास एटम है और एटम के आउटसाइड इनसाइड ये निकला इक्वेशन, ये इनसाइड की बात करेगा तो ये निकलेगा, आउटसाइड की बात करेगा तो टोटल चार्ज कंसिडर करेंगे। तो टोटल चार्ज एटम के पास है कितना, 0। नेट चार्ज ऑफ एटम इज 0। तो आउटसाइड क्या हो गया 0, और सरफेस पे भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सरफेस पे भी गॉसियन सरफेस लीजिएगा तो यहाँ पे भी नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। तो आउटसाइड क्या होगा 0, सरफेस पे भी 0, और इनसाइड पे ये इक्वेशन आएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इस पे बेस क्वेश्चन एराइज होते हैं, तो आपको इस तरह का समझना है। आपको समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप खुद से बना सकते हो। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट वो क्वेश्चन समझ गए और क्वेश्चन समझ कर सॉल्व कर दिए हम लोग ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि कोई सिमेट्रिकल शेप है, उसका एन फेस है, तो एक फेस से पूछेगा तो उसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एन करते थे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह के यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो इसके थ्रू हमको नेट फ्लक्स निकालना है। तो अभी सबसे पहले हम ये स्टडी किए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग को नेगेटिव, आउटगोइंग को पॉजिटिव, आउट को पॉजिटिव, इनकमिंग को नेगेटिव। तो यहाँ देखिए ये फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 180, तो ये इनकमिंग है, तो ई डॉट डी एस एरिया कितना हो जाएगा πr² इंटू ई, और दोनों के बीच का एंगल 180, तो क्या हो गया माइनस πr² ई। और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो दोनों के 0 cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस πr²। दोनों को जोड़ेंगे, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये हम एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस लिए, सॉरी हेमी स्फेरिकल सरफेस है ये, तो ये क्या है इनकमिंग और ये क्या है आउटगोइंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग माइनस πr² ई, जो इतना ही जिससे ही गया उतना ही से बाहर निकलेगा, कर्व सरफेस πr² ई, टोटल क्या हो जाएगा 0, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो गया 0, टोटल फ्लक्स 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, देख लीजिएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए ये एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, ये इनकमिंग है तो नेगेटिव हो गया, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका एंगल 0 डिग्री, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया 0, और इसके थ्रू तो 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ, बात को समझिएगा, यहाँ भी जस्ट 0 कर देंगे। ये इस तरह दिया हुआ है, हेमी स्फेरिकल वॉल है, हेमी स्फेरिकल है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको पूछ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इंटर थोड़ी कर रहा है, यहाँ से इंटर नहीं कर रहा है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², पॉइंट चार्ज के थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, या हेमी स्फीयर है तो 4πr² फुल स्फीयर तो 2πr² KQ/R², Q अपॉन 2πε0, Q अपॉन 2πε0। ऐसे ही बना सकते थे, ये टोटल कवर करते तो Q अपॉन ε0 था, ये हाफ कर दिए Q/2 शेप हो गया ये, तो Q/2ε0। यहाँ पे देखिए ये इस तरह दिया हुआ है, ये हेमी स्फेरिकल बॉल था
अब इससे पूछा जा रहा था कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, चार्ज इसका यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए डॉटेड लाइन से कर दिया हम लोग। तो आधा दिया हुआ था ये, तो आधा पूरा क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आधा क्या होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात? आधा क्यों कर रहे हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास ये दिया हुआ था, यहाँ पे चार्ज रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज रखिएगा तो वो क्लोज नहीं होगा, तो एक और ग्लास लाए उसको क्लोज कर दिए, तो एक से तो निकलेगा नहीं, तो एक से पूछ रहा है तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात? ये देखिए जिस तरह ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इस पे पास रखा हुआ, तो जब तक ये क्लोज नहीं होगा, जब तक निकले गॉस लॉ लगेगा नहीं, तो एक और जस्ट इसके ऊपर सेम साइज का रख दिए, सेम शेप एंड क्लोज हो गया। अब सिलेंड्रिकल कलर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ पे रखा हुआ था फेस पे तब, और यहाँ पे रहता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हो जाता। ठीक है, तो हाफ के लिए हुआ, समझ में? यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, क्यू के एक फेस पे रखा हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए एक और क्यू लाना पड़ेगा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू के एक कॉर्नर पे लगा हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए 8 क्यू और चाहिए आपको, 8 क्यू और चाहिए। जैसे ये क्यू है, इसके कॉर्नर पे रखा हुआ, तो एक इधर से रख दिए, एक इधर से रख दिए, एक इधर से रख दिए, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी ये यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसको एक और यहाँ से ऐसे ऐसे चारों पे रखें तो अब वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो एक कॉर्नर पे रखा हुआ, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कॉर्नर से पूछेगा तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस देखिए साइड पे रखा हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये साइड पे रखा हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए यहाँ से रखना पड़ेगा, 2 हो गया, एक यहाँ से एक यहाँ, अब ये क्लोज होगा, अब ये दिखाई नहीं देगा, तो क्यू बाई 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किए, गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखें, गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखें। 4 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर दिए। यही जब ऑफलाइन होता तो 10 से 15 क्लास लग जाते हैं, यहाँ पे टाइम कम लगता है क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन राइज नहीं होता है, हम लोग फ्री हैं, बता देते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट हो मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग इससे जो जेई सेक्शन में और नीट में जो क्वेश्चन राइज होते हैं वो काम हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालिएगा। जय हिंद।